फ्रेंड नमस्कार। आज हम एलएलबी के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आई हूँ और जो एलएलबी की बुक है विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस, जिसका कोड है 101। उसके में जो प्रश्न बनते हैं उनमें से एक प्रश्न है विधि संप्रभु की आज्ञा है। ऑस्टिन ने कहा है व्याख्या कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि ऑस्टिन की विधि की परिभाषा ऐसे आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य के लिए अनुपयुक्त है जिसमें लिखित संविधान है। दूसरा क्वेश्चन बनता हो कि ऑस्टिन के आदेशात्मक विधि पद्धति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन सीरीज लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कई बार हमारे पास बुक नहीं होती है, टाइम थोड़ा होता है कि हमारे एग्ज़ाम आ जाते हैं या कोई इंटरनल टेस्ट आ जाते हैं, तो हमारे पास तैयारी नहीं होती, तो हम ऐसे में तैयारी कहाँ से करें। तो यूट्यूब पर वीडियो देख करके हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उन्हीं वीडियो की सीरीज में एक वीडियो ये भी बनाई गई है और जिसमें हमारे चाहे वो क्वेश्चन लॉन्ग हो चाहे छोटा हो, तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम उसे लिख सकते हैं आराम से और ये आपके अच्छे स्कोर लाने में मदद कर सकती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आपका अच्छे स्कोर आपको अच्छे स्कोर प्राप्त करवाए। अब हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि हमें इसे प्रोत्साहन मिले और हम और आगे क्वेश्चन सीरीज बना सके और ला सके, इस पर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सके। बिना देरी किए हुए हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते। जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन डालते हैं, परिचय डालते हैं। तो यहाँ पर हम जिस भी विद्यावान से रिलेटेड पर्सन है उसके बारे में लिखेंगे और उसमें की परिस्थितियों के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑस्टिन के बारे में लिखते हैं कि जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के रहने वाले थे और उनका जन्म इंग्लैंड में 1790 में हुआ और उनकी मृत्यु बेवरेज में 69 वर्ष की आयु में 1859 यानी 1859 में हुआ। और जो ऑस्टिन है उनके गुरु रहे हैं बेंथम और ऑस्टिन के शिष्य रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। और ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है और ऑस्टिन को ही विधि शास्त्र का पितामह कहा गया है। और उस टाइम की परिस्थितियों के बारे में लिखेंगे कि उस टाइम ऐसी परिस्थितियाँ थी जिस टाइम ऑस्टिन ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो भी सभी विषय स्वतंत्र नहीं थे, एक ही विषय में सम्मिलित किया गया था जिसे दर्शन शास्त्र कहा गया था। चाहे हम वो साइकोलॉजी पढ़नी हो, चाहे वो विधि शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, इतिहास हो, राजनीतिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, सभी को एक ही विषय में समाहित किया गया था जिसे दर्शन शास्त्र कहा गया था। और ऐसे समय में धर्म और विधि में अंतर करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो बातचीत धर्म में कही गई थी वो विधि वही कानून बन जाता था। और 16वीं शताब्दी में ऐसा जब धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए थे उस टाइम में धर्म और विधि को अलग अलग किया गया। उस टाइम जो विधि शास्त्र वो अलग हुआ। ऐसे समय में ऑस्टिन ने ही अपने आदेशात्मक विधि पद्धति के सिद्धांत की व्याख्या की, यानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत जिस टाइम में 1832 में उन्होंने विधि शास्त्र पर व्याख्या नामक पुस्तक लिखी है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो जॉन ऑस्टिन ने ही उसमें कहा कि कानून क्या है, उस तर द्वारा निमंत्रण को दिया गया आदेश ही कानून है। ऐसे में जॉन ऑस्टिन ने अपने आदेशात्मक सिद्धांत की परिभाषा दी, जिसमें कहा ऑस्टिन के अनुसार क्या है कि विधि संप्रभु का एक ऐसा समादेश है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य कर। जॉन ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत की क्या परिभाषा दी है कि विधि संप्रभु का समादेश जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष करने के लिए बाध्य करता है। दूसरा क्या कहा कि जो आदेशात्मक विधि है वो एक नियम है जो किसी प्रमुख शक्ति द्वारा आदेश के रूप में लागू किया जाता है। यहाँ पर ऑस्टिन ने कहा कि उनका संबंध उचित और अनुचित से न होकर के क्या है, यानी एज इट इज के रूप में कि वर्तमान में क्या है, उस पर
बल दिया गया है और उन्हें नैतिक मूल्यों को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर विधि के आदेशात्मक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले कि विधि आदेशों का एक प्रकार है, जो ठीक है कि विधि क्या है, आदेशों का एक प्रकार है, मतलब एक प्रकार के आदेश हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, विधि संप्रभु का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदेश है। इसके सिद्धांत की विशेषता क्या है कि जो कानून बनाया गया है वो संप्रभु का आदेश ही है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि विधि का पालन भौतिक शक्ति द्वारा कराया जाना, कि जो कानून का पालन है वो राज्य द्वारा उसका जो शक्ति है अपनी शक्तियों द्वारा उनको लागू करवाता था। ठीक है। तीसरा है कि ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत के तत्व है। तो उसने आदेशात्मक सिद्धांत के कुछ तत्व थे। सबसे पहले था संप्रभु। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु कोई वह व्यक्ति या कोई संस्था है जिसके पास राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु में 2 गुण होने चाहिए। वो 2 गुण कौन से थे? सकारात्मक गुण और नकारात्मक गुण। सकारात्मक गुण क्या थे कि संप्रभु ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन लोग एक आदत के रूप में करते हों। ठीक है। और नकारात्मक गुण क्या आता है कि राज्य की संप्रभु की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा कोई अन्य शक्ति न हो, अन्य कोई संप्रभु न हो उसके अलावा, कि उसकी आज्ञा का पालन न करे। ठीक है। तो उसमें ऐसे में उसने बताया कि जो संप्रभु है वो स्थायी होना चाहिए, उसकी अविभाज्य होना चाहिए और उसकी शक्तियाँ असीमित होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वो जो राज्य है जो संप्रभु वो बदलता रहता है और हर 5 वर्ष बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद फिर राज्य चुना जाता है, शासक चुना जाता है। और दूसरी बात वो है अविभाज्य, क्योंकि शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र और राज्य को शक्तियाँ दी गई हैं। तीसरा क्या है? असीमित। असीमित इसलिए है क्योंकि संविधान का निर्माण किया गया है और राज्य है जो विधानमंडल है वो कानून बनाता है तो वो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस तरह वो उनकी शक्तियों को सीमित कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऑस्टिन ने क्या कहा कि जो संप्रभु है उसकी शक्तियाँ सीमित नहीं होकर के असीमित होनी चाहिए और वह अविभाज्य होनी चाहिए। उसकी शक्ति केवल उसी के पास शक्तियाँ होनी चाहिए, उसकी शक्तियों का विभाजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और वह स्थायी होना चाहिए कि उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए जो उसकी आज्ञा का पालन कर सके। दूसरा तत्व क्या है कि आदेश। आदेश किसे कहा कि जो राज्य है जो संप्रभु है उसकी इच्छा ही आदेश है और जो वह इच्छा प्रकट करता है वही वह प्रजा से आशा करता है कि वो उस कार्य को करे या ना करे। उसने आदेशों को भी सामान्य आदेश और विशिष्ट आदेश में बताया गया है। सामान्य आदेश क्या है? सामान्य आदेश तो सभी लोगों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं और जब जैसे कि हमारे सभी देश के सभी लोगों पर एक जैसे बना दे कि हम तिरंगे झंडे का सम्मान करें, दूसरा कि अपने देश की रक्षा करें। इस तरह का जो आदेश है वो सभी पर सामान्य जनता पर लागू होता है, वही विधि है। दूसरा क्या कि विशिष्ट आदेश। विशिष्ट आदेश ऐसे आदेश हैं जो विशिष्ट लोगों पर सभी स्थितियों में लागू रहे और सामान्य लोगों पर कुछ विशेष परिस्थिति में। जैसे कि कुछ प्रशासनिक विधि हैं, जैसे कि ये बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, IPS IAS, इनको कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिनका पालन केवल इन्हीं को करना है। ठीक है। सामान्य जनता को नहीं, क्योंकि ये कुछ विशिष्ट व्यक्ति हो गए। तीसरा पॉइंट है शस्त्र या दंडादेश। शस्त्र मतलब कि अगर कोई जो राजा ने संप्रभु ने कानून बनाया है, विधि बनाई है, उसका पालन सभी के लिए अनिवार्य है। यदि कोई उस कानून का पालन नहीं करता तो दंडादेश दिया जा सकता है, यानी उनको दंडित किया जा सकता है। और चौथा तत्व है कि कर्तव्य, कि जो सभी देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि जो संप्रभु ने कानून बनाया, विधि बनाई है, जो आदेश दिया है, उनका पालन करना सभी के लिए कर्तव्य है और वो अपना कर्तव्य समझकर इसका पालन करे और उस टाइम पर ऐसा किया भी गया है। अब ये ऑस्टिन के तत्वों के बाद पढ़ने के बाद हम आगे ऑस्टिन के विधि की आदेश में सिद्धांत की आलोचना करेंगे। इसकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। वो आलोचनाएं में सबसे पहला पॉइंट है कि लोकतंत्र व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। मैंने ये पहले ही बताया कि वर्तमान समय में कैसी
शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, उसमें शक्तियों का विभाजन भी किया गया है और राजा की शक्तियों को सीमित भी किया गया है, वो जैसे कि संविधान का निर्माण करके। और तीसरा क्या कि स्थायी नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। इसलिए ऑस्टिन के जो विधि का आदेशात्मक सिद्धांत है वो वर्तमान समय में लागू नहीं होता या लोकतंत्र व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इस आधार पर विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। दूसरा क्या कहा है, संप्रभु ही विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है। ऑस्टिन ने क्या कहा कि केवल संप्रभु ही है, वही कानून बनाता है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। लेकिन हेनरी मैन ने इसका विरोध किया है कि संप्रभु ही केवल विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है, विधि तो क्या रीति रिवाजों से भी बनती है और इस जो न्यायालय है वो आदेश है उससे भी अनेक विधि कानूनों का निर्माण होता है। इस आधार पर हेनरी मैन ने इसकी आलोचना की है कि जो घरेलू पंचायत हैं, परिवार हैं, उसमें कबीले होते थे आदि के अपने अपने कुछ रीति रिवाज होते थे और उन आधारों पर भी कानून बनते हैं और वर्तमान समय भी बने हैं। ठीक है। और तीसरा है सस्ती यानी दंड पर अधिक बल। उन्होंने बताया है कि अगर कोई राजा का या संप्रभु का आदेश का पालन नहीं करेगा तो वह उसे दंडित करेगा और बलपूर्वक उन कानूनों को लागू करवा सकता है। ठीक है, यह उसका अधिकार, यह उसकी शक्ति है। इस पर भी सामंट व हेनरी मैन ने इसकी आलोचना की है। फोर्थ है कि नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना। ऑस्टिन ने कहा था कि वह इसके जो सिद्धांत का संबंध उचित या अनुचित से नहीं है, वह केवल एज इट इज के रूप में देखता है कि वर्तमान में क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामंट के अनुसार कि हमें बल्कि क्या है कि अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए पर भी अध्ययन करना होता है। और ये जो कानून है वो केवल न तो अधिकार है न केवल दंड है, बल्कि दोनों का ही पूर्णतः सामंजस्य है, दोनों का सामंजस्य ही कानून है। और जो मनुष्य के लिए न्याय की विश्वास रखता, आशा करता है कि कानून जो बनता है वो लोगों के लिए न्याय करे। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है कि न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि का कोई स्थान नहीं, क्योंकि जो ऑस्टिन की विधि का सिद्धांत आदेश था केवल संप्रभु का था और उसमें जो रीति रिवाजों को, न्यायालयों को, जो कोर्ट न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानूनों का कोई स्थान नहीं था। इस आधार पर भी विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। फिर इसके ऑस्टिन के विधि के आदेशात्मक सिद्धांत का कुछ महत्व भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई सिद्धांत बना है कि उसकी केवल आलोचना ही होती है, उसका कुछ महत्व भी होता है। जो महत्व इस प्रकार है, सबसे पहला है राज्य और चर्च के बीच संघर्ष की समाप्ति, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी, राज्य और चर्च में संघर्ष चल रहा था। राज्य चाहता था कि केवल वही कानून बनाए और चर्च चाहता है कि राज्य को अधिकार नहीं है, केवल चर्च को ही अधिकार है। धर्मशास्त्र से ही कानून बनते हैं, धर्म द्वारा ही लागू होते हैं। तो ऐसे में ऑस्टिन के सिद्धांत ने उस समय जो संघर्ष है उसको समाप्त किया, इसका महत्व बढ़ गया। दूसरा का है भविष्य के विधिशास्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत। हालांकि यह वर्तमान समय में अगर वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर लागू नहीं होती, लेकिन प्रेरणा स्रोत है कि उस टाइम ये सिद्धांत बना था, वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए विधि के लिए सिद्धांत बना सकते हैं। और तीसरा है विश्लेषणात्मक पद्धति का विकास, क्योंकि ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया था और उस आधार पर भी वर्तमान समय में भी विश्लेषणात्मक पद्धति का विकास हो रहा है और हुआ है, जो कि इसके महत्व को दर्शाता है। और अंतिम पॉइंट ये है कि आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में अस्तित्व में ऑस्टिन के विधि का क्या स्थान है, महत्व है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि वर्तमान में जो संसद द्वारा पारित विधि को संविधान के अनुकूल न होने पर न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करना, अर्थात कि जो वर्तमान में जो संसद है कानून बनाती है, क्योंकि वर्तमान में कानून कौन बनाती है, संसद के जो विधानमंडल में जो चुन करके सांसद जाते हैं, प्रधानमंत्री बनता है और उसका मंत्रिमंडल मिलकर कानून बनाता है, तो वे संविधान के अनुकूल होने चाहिए। ऐसा कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट चेक करता है उनको कि ये संविधान के अनुकूल है या नहीं, जिसे न्यायालय की न्यायिक सक्रियता या न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति भी कहा गया है। तो वो उस आधार पर देखता है कि कोई कानून, कोई भी विधि संविधान के अनुकूल है या नहीं, अगर वो नहीं है तो इसे वैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार के सिद्धांत को यहाँ इसका महत्व खत्म हो जाता है या
कम हो जाता है। दूसरा क्या है, वर्तमान में कल्याणकारी राज्य का विकसित स्वरूप, कि वर्तमान समय में राज्य का कल्याणकारी स्वरूप वह राज्यों की कल्याण की बात करता है, न कि वो अपने लिए कि अपने आदेश दिया और कानून बना दिया। वो राज्य की जनता की सुनता है, जनता के लिए क्या चाहिए और क्या गलत है, इस आधार पर वो कानूनों का निर्माण करता है। तीसरा क्या है कि संविधान में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया, जैसा कि मैंने उपयुक्त बताया था कि संविधान में केंद्र और राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र को सौंपी गई हैं। इस तरह शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो कि ऑस्टिन के सिद्धांत का कोई महत्व को समाप्त कर देती हैं। और चौथा पॉइंट ये बनता है कि सरकारें बदलती रहती हैं, सरकार स्थायी नहीं रहती, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो ऐसे में राज्य स्थायी नहीं रहता, तो ये आधुनिक गणतंत्र राज्यों के में उसके लिए अनुपयुक्त है, इस सिद्धांत को महत्व देता है। अब हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि उपयुक्त वर्णन आधार पर वर्तमान समय में ऑस्टिन के जो आदेश सिद्धांत है वो एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इसका महत्व है, और राज्य के वर्तमान लोकतांत्रिक व कल्याणकारी स्वरूप के कारण उचित नहीं बैठता, जिसका वर्णन हमने उपयुक्त किया है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।